है बच्चों। तो लो आते हैं नए वीडियो में, आ गए हैं हम लोग फिर से। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑब्वियसली आपने इसके पीछे के वीडियो देख भी लिए होंगे, ईमानदारी के साथ पढ़ भी लिया होगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट तो कंप्लीट कर लिए, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाली कंप्लीशन हो गया थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकल बाकी है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है इसके तीसरे बारे में बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, चलो बहुत आसान है, बहुत रिलैक्स होकर आराम से मेरी बात सुनो। ठीक है, मे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बाकी वो कंपेयर में, बट आप परेशान नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स होकर सुनेंगे, आपको एकदम हूबहू समझ में आएगा। ठीक है, देखिए नाम से क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। जैसे कि आपने नोटिस किया था कि इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हुई थी, केमिकल एनर्जी में। उल्टा है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे जैसे घड़ी वाली बटन सेल, जैसे रिमोट में आप मार्केट से लाते हैं ना पेंसिल बैटरी, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या कर सकते हो, प्रॉपरली ऑपरेट करते हो। क्लियर हो गया, दिमाग में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा है, वो इन्वर्टर वाली बैटरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा है, ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, हेलो। इसको सबसे पहले किसने सिंथेसाइज किया था, दैट मींस बनाया था, गैल्वेनी ने, वोल्टी ने। इसलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, डैनियल सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, और उन्होंने जो सबसे पहले, या देखो जैसे डैनियल सेल, अभी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ड्राई सेल, आप देखो ऑटोमोबाइल्स में ड्राई सेल भी यूज होता है। ठीक है, बैटरी पहले टॉर्च में भी लगती थी, अभी भी मैंने जो एग्जांपल दिया रिमोट वाली बैटरी, वो सब किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, देखो कुछ फंडे क्लियर एकदम हो जाएंगे, एकदम परेशान मत हो। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, मेरे से कुछ छुपे ना, आपको सब दिखे प्रॉपरली। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपने नोटिस करो, आपको लगेगा अरे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो एक ही हिस्सा था, यहाँ पे 2 हिस्से हैं। वहां पे दोनों इलेक्ट्रोड क्या हुआ था, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड थे। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, बेसिक बातें बता रहा हूं। यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, दे आर डिप्ड इन देयर ओन सॉल्ट सोल्यूशन। और सॉल्ट सोल्यूशन कैसे है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप्ड है। देखो कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में डिप किया गया है, जिंक की रॉड को जिंक के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में डिप किया गया है। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है थ्रू द वायर, और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को आपस में अटैच कर दिया गया है थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। एक एक करके सुनते जाओ, मैं सारी बातें क्लियर करता हूं। तो नीचे आपको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा मौका दूंगा, आप पॉज करके पढ़ भी लेना क्या लिखा है नीचे। पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने आप सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको अलग अलग क्या बोलते हैं, जैसे वहां तो बोलते थे इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, यहाँ क्या है बच्चा, ये एक हाफ सेल है, ये क्या है, एक हाफ सेल हो गया। भाई पूरा ये है क्या, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिर्फ आधे की बात करूं तो ये हाफ सेल है, इधर आधा भी क्या है, ये भी सर हाफ सेल है। इनको किस नाम से बुलाएंगे, तो ये देखो जिंक हाफ सेल है, ये कॉपर हाफ सेल है। ये मैं डैनियल वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि डैनियल भैया ने जो सिंथेसाइज नहीं किया था, अभी आपने ऊपर पढ़ा था फर्स्ट सिंथेसाइज भाई, है ना, तो उन्होंने यही वाली रिएक्शन उठाई थी। इन्होंने कौन सी रिएक्शन उठाई थी, Zn प्लस Cu प्लस 2, उधर जाके हो गया था Zn प्लस 2 प्लस Cu। प्यारे बच्चों अगर आपको ये वाली लाइन याद है तो मतलब काम आसान है। ये मैंने आयनिक इक्वेशन लिखी है, आप चाहो तो केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हो ऐसे, ZnSO4 प्लस Cu, उधर जाके क्या बन गया, एक सेकंड सॉरी 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 सॉरी, Zn प्लस CuSO4, उधर जाके बना क्या, ZnSO4 प्लस Cu। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी, सर मान लो हम भी ऐसे कंफ्यूज हो गए तो हमें कैसे याद आएगा कि गलत लाइन लिखी जा रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद करो पिछले अभी तक मैंने आपको एक बार आइडिया दिया था कि मेटल एक्टिविटी सीरीज है, उसमें जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं, हेलो मेरे प्यारे बच्चों हेलो, तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है। मैंने बोला था ना, रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो खुद से सोचो ये रिएक्शन में, देखो जिंक 0 से क्या हो गया +2, तो सही है उसका ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 से क्या हो गया Cu, मतलब 0, कुछ नहीं, एटम मॉलिक्यूल और पे क्या होता है 0 ही होता है, तो 0। ठीक है, तो अब देखो +2 से 0 मतलब इसका रिडक्शन हुआ। और आपको वैसे भी याद है मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे आने कौन नीचे आता है, जिंक और कॉपर में, कॉपर सर ऑब्वियसली।
तो कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन, जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। अब सोचो अगर मैं लिख देता ZnSO4 उधर जाके बन जाता Zn, तब तो इसका रिडक्शन हो जाता ना, इसीलिए मुझे पता चल गया कि नहीं ये गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। अच्छा चलो, आपने कहा ठीक है सर, मतलब आपको इसी के बारे में पूरे चैप्टर में बात करनी है, आप इसके बारे में सीखोगे और किसी और के बारे में लिखना होगा आप तुरंत लिख लोगे। तो ये हो गया कॉपर का हाफ सेल, ये हो गया जिंक का हाफ सेल। इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड विद द वायर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड विद द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अच्छा फिर से अब देखो यहाँ पे लिखा है, आपको रिएक्शन में भी क्लियर हुआ, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक वाले का। कॉपर का क्या हुआ है रिडक्शन, तो सर कॉपर वाले का हो रहा है। और जैसे ये लाइन मैंने बोली तुरंत आपको याद आ गया, लेकिन सर आपने ऊपर पहले बताया इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा कि रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे, इसीलिए देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या है कैथोड। जिंक वाला क्या है एज अ एनोड। देखा पुराने वाले से लिंक हो गया कितना आसानी से। ये तो कंफर्म है ना कि रिडक्शन कैथोड पे ही होगा और ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होगा। अब दोनों हाफ हाफ है तो चलो इनको हाफ हाफ रिएक्शन लिख देते हैं। जिंक वाला Zn से क्या बन गया Zn+2, देखो ये नीचे लिखा हुआ है। कॉपर में क्या हुआ Cu+2 से बन गया Cu, देखे दो इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको लग रहा होगा हाँ हाँ सर सर समझ में आ गया समझ में आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, रिडक्शन मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ऑब्वियसली ये बात जानते हो, लूज हुआ मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो रहा है प्यारे बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हुआ, आप खुद बताओ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हुआ सर, एनोड से, भाई यहां से लूज हुआ यहाँ इसने गेन किया, तो सर एनोड से कैथोड की तरफ। और अब एक बेसिक लाइन, जहां से इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हुआ है तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, शाबाश, कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड टू एनोड। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट ही करंट का फ्लो होता है। ठीक है, क्लियर है, आपने कहा सर एकदम क्लियर। अब ये मुझे अभी तक तो सारी बात क्लियर समझ में आ रही है सर, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो मेरे भाई सॉल्ट ब्रिज का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका काम आपसे पूछता भी है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, रीजनिंग में भी पूछ सकता है। समझिए सॉल्ट ब्रिज का पहले काम समझिए, ये क्या पहला तो ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। मान लो अगर ये ना होता तो सिर्फ इलेक्ट्रोड से जुड़े होते, इलेक्ट्रोलाइट कांटेक्ट में नहीं होता, तो पहला तो इसने सर्किट को कंप्लीट किया। दूसरा ये न्यूट्रलाइज करता है मीडियम को, अगर मान लो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ कम हो गए, यहाँ ज्यादा आयंस हो गए, इधर कम हो गए या किधर भी, तो ये क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस ऑफ आयंस को। तो इसमें तो ये है क्या सर, ये खाली पाइप है क्या, नहीं, ये इन्वर्टेड यू शेप्ड का ट्यूब है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या सर, जैसे कि KCl, जैसे कि KNO3, जैसे कि NH4NO3, जैसे कि K2SO4, ये सब भरे हैं प्यारे बच्चों। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा सर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, आप क्यों इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये कि ये आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हमने इनको बोला इनर्ट, हमने इनको क्या बोला इनर्ट। और ये एक्सेस ऑफ आयंस कहीं भी ज्यादा हो जाए एक्सेस ऑफ आयन, तो वो क्या करता है देखो इसके थ्रू पैसेज यहाँ से होके इधर आ जाएगा, यहाँ से होके इधर आ सकता है, तो ये एक्सेस ऑफ आयन को भी क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आपको याद आएगा, लेकिन सर आपने बोला था इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक डिफरेंस है, वो क्या है, तो एक डिफरेंस तो ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। एक तो बहुत प्यारा सा डिफरेंस, एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है याद करिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था और एनोड पे पॉजिटिव, लेकिन चैंपियंस यहां नोटिस करो, यहां कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। यही बात मैंने आपसे कही थी, एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, बड़ा सा डिफरेंस है, वो यही है। सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस सिर्फ चार्ज का डिफरेंस हो गया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड आर नेगेटिवली चार्ज्ड और एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एनोड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, अभी भी कैथोड पे रिडक्शन ही हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ये हाफ सेल्स हैं, ये कनेक्ट है, सॉल्ट ब्रिज है, क्लियर है एकदम। एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से सोच लो कि हाँ ये दो हाफ सेल है, ये कनेक्ट हुए हैं, इसका काम ये है, इसका काम ये है, ये जिंक हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है तो ये रिएक्शन हो गई, रिडक्शन है तो ये रिएक्शन हो गई। ये याद नहीं करना, अगर आपको ये याद है तो अपने आप क्लियर है, ये जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये जिंक वाला है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया,
ये कॉपर वाला है तो ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया, ठीक, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल या जिंक हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल या कॉपर हाफ सेल। सॉल्ट ब्रिज का काम बता ही दिया, सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा होता है आपको बता ही दिया मैंने, ये भरे होते हैं विद एगार एगार अगार एगार, ठीक है। बायो वाले बच्चे समझ गए होंगे, ये एल्गी एल्गी से मिलता है, जिलेडियम ग्रिसलेरिया से अगार एगार ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। ये मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आगे जब थोड़े और बड़े होंगे डीएनए आरएनए पे काम करेंगे तो वहां पे भी आप यूज करते हैं अगार एगार, ठीक है, एज अ मीडियम। चलो ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं, होल्ड होल्ड बातें। अब जितनी बातें मैंने की प्यारे बच्चों, जितनी बातें मैंने की वो सारी बातें यहाँ वर्ड्स फॉर्म में एक एक करके लिखी हुई हैं। आप पीडीएफ भी अपलोड है आपके उसमें ऐप में, आपके पीडीएफ भी अपलोड होगा, वहां से भी आप देख सकते हो, या आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सारी बातें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक। सारी बातें जो भी मैंने बोली सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में लिखा था, ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखा है, ठीक है। ये देखो किससे बना है ये लिखा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखा है, ठीक। ये आयनिक मोबिलिटी को मतलब एक्सेस ऑफ उसको ये इसलिए लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये सारी बातें मैंने आपसे की, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, अपनी दिमाग में बैठा सकते हैं, कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर, ठीक। अब उसके आगे की कहानी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने बोला सर हाँ बात तो सही कह रहे हो आप सर, तो आपने हमें सिखाया है कि सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होती है हमें 3 बातें लिखने की आदत आपने करवाई थी सर। पहला तो इलेक्ट्रोलिटिकल रिएक्शन, दूसरा आप लिखवाते थे सर हर बार, प्रैक्टिस करते थे हम लोग, एट कैथोड पे क्या होगा, और तीसरा हम लिखते थे एट एनोड पे क्या होगा। मैंने कहा बेटा यही वो काम इधर भी करना है। देखो तो रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, तो जिंक है सर, एनोड अभी अपने इधर ही पढ़ लिया ना, एनोड जिंक वाला था, ऑक्सीडेशन वाला, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, देखो Zn से Zn+2 बन गया, और ये तभी पॉसिबल है मतलब अगर मैं चार्ज को इक्वल करूँ इधर +2 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, ये क्लियर हो गया, इक्वल हो गया। तो आपने क्या नोटिस किया, जो जिंक है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है जिंक वाला, वो टूट टूट के Zn+2 बन के सोल्यूशन में आ रहा है। मैंने आपको याद कर उधर भी बताया था, जब मैं आयंस बन गया तो मैं सोल्यूशन में हूँ, जब मैं न्यूट्रल हूं तो मैं इलेक्ट्रोड हूं, मैंने बताया आपको उस बार भी बताया था। तो देखो जिंक टूट टूट के Zn+2 बना तो सोल्यूशन में तो आया, इसका मतलब वेट ऑफ एनोड क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज होगा, और सोल्यूशन में Zn+2 आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बहुत बेसिक, अभी पढ़ा तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। सेम वही कहानी रिडक्शन के साथ भी है, देखो सर कॉपर वाले की तो बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, हाँ मेरे लाल देख Cu+2 से क्या हो गया, Cu रिडक्शन है तो गेन ही करेगा, हमने बराबर करने के लिए इधर +2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, Cu+2 से Cu बन रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन में Cu+2 था भाई, उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में तो है भाई, कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा गया है, तो वहां कौन कौन से आयन होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। ZnSO4 में रखा गया है, वहां कौन कौन से आयन थे, जिंक और सल्फेट आयन, है ना। तो अब नोटिस करो क्या हो रहा है, देखो कॉपर+2 कॉपर बनता चला जा रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन में जो कॉपर+2 है वो जा जाके कैथोड पे Cu के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। तो जैसे उसका मास, जिंक वाले का मास डिक्रीज हो रहा था, वैसे कैथोड वाले का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। सोल्यूशन में कॉपर+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि ये यहां से कैथोड पे जा रहा है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन ऑफ सेल, ठीक है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये क्लियर है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर आयन डिपॉजिट एट द कॉपर रॉड, ये इक्वल। अरे रिडॉक्स है तभी तो बैलेंस होगा, अगर रिडॉक्स रिएक्शन भी तो बैलेंस होती है, तो यही तो ऐसी तो बैलेंस होती है ना। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज किए गए उतने ही रिडक्शन में गेन हो जाए, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। और ये ग्राम इक्विवेलेंट फैराडे लॉ पढ़ा है आपको पता है, तो इसलिए ये क्या होगा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहा है, टूट के सॉल्यूशन में आ रहा है, उतना ही कॉपर आयन क्या हो, उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर आयन अगर कॉपर उस पे कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाए, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन चकाचक चल रही है एकदम बैलेंस फॉर्म, ठीक है। हाँ ओहो, अब समस्या है कि क्या सर अगर हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करनी होगी तो हर बार उतना बड़ा 2 एपरेटर्स, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल, सॉल्ट ये सब बनाना पड़ेगा, तो नहीं मेरे लाल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में, ऐसे समझो ना, जो इधर इधर लेफ्ट पहले उसको लिखो फिर राइट लिखो, और बीच में डबल लाइन खींचो, डबल लाइन, डबल स्लैश,
ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज को। तो पहले ऑक्सीडेशन वाला लिखो, तो ऑक्सीडेशन में पहले Zn था, बाद में ZnSO4 हो गया, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन लिखो, रिडक्शन में Cu+2 Cu में चेंज हुआ ना, तो Cu+2 मतलब CuSO4 था, बाद में क्या हो गया? Cu। ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, क्या? मेटल स्लैश मेटल आयन, मेटल आयन मतलब वही इलेक्ट्रोलाइट्स, उसे भी तो आयन के फॉर्म में हुआ। फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन वाला, तो पहले Cu+2 से Cu हुआ, तो पहले CuSO4 देन सिंगल स्लैश Cu। तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तुम ऐसे करो, या तुम SO4 नहीं लिखना चाहते, आयनिक फॉर्म में लिखना चाहते तो ऐसे लिख दो। ये देखो ऑक्सीडेशन, ये देखो रिडक्शन, बोथ आर सेपरेटेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। और ये लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जैसे ये जो जिंक है, कॉपर है, ये सॉलिड फॉर्म में थे तो वो मैंने लिखा। ZnSO4 कॉपर, CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं कि 1 मोलर ही लिया था, तो हम चाहें तो हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख दो 1 मोलर, ये बेस्ट है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आप जितना कॉन्सेंट्रेशन लोगे वो भी ब्रैकेट में लिख दो कि ये इतना मोलर है, ये इतना मोलर है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेटल स्लैश मेटल आयन, फिर डबल स्लैश मेटल आयन, फिर सिंगल स्लैश मेटल, मतलब पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। जैसे मैंने मान लिया, मैंने आपसे बोला कि यार मुझे निकिल एंड सिल्वर आपस में मिलकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, तो इसके लिए इसका रिप्रेजेंटेशन लिखो, तुरंत दिमाग लगाओ कि नीचे कौन होगा? सिल्वर। सबको याद होगी, मेटल एक्विटी सीरीज नहीं याद होगी प्लीज कमेंट मारना, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा, ठीक है। निकिल और सिल्वर में सिल्वर नीचे होता है, ठीक है, इसका मतलब ये नीचे तो उसका रिडक्शन होगा, मतलब ये Ag+ से कहाँ जाएगा? Ag में, और ऑब्वियसली फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये Na से कहाँ चला जाएगा? Na+2 में। दोनों को जोड़ दो तो इक्वेशन क्या बनेगी? Na+Ag+, उधर क्या बनेगा? Ag, और ये क्या बन जाएगा? Na+2। बन गई आयनिक इक्वेशन। इसको रिप्रेजेंटेशन करना हो प्यारे बच्चों, अभी गैल्वेनिक फॉर्म में कैसे लिखूं? एक मिनट ऊपर कर दूं आपको दिखने लगे। तो अभी तो आपने किया, पहले ऑक्सीडेशन लिखना है फिर रिडक्शन, तो ऐसे लिखेंगे सर निकिल सिंगल स्लैश Na+2 बन गया सर, फिर डबल स्लैश, फिर Ag+ सिंगल स्लैश, Ag में चेंज हो गया, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, ये सॉल्ट ब्रिज, गिवन कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, ठीक। और ये तो ऑब्वियसली सॉलिड ही होंगे, इसमें कोई पूछने की बात तो है नहीं, ठीक है। बड़े आसान से कर सकते हो, बहुत आसानी से किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तुम्हें आइडिया मैंने दे दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने का, बस काम हो गया आसान, ठीक, यहां तक क्लियर। अब क्या हुआ, जब तुम किसी मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करोगे तो वहां पे जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन। इनकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? पोटेंशियल। उसी को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं एक करके बताता हूं, देखो आपको लाइन आप आराम समझ जाओगे। कह रहा है हर इलेक्ट्रोड के पास टेंडेंसी है भाई लूज या गेन इलेक्ट्रॉन करने की, और इसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन, तो नाम हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो प्रोसेस हो गई रिडक्शन, तो नाम हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब? जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे भाई ये एक एलिमेंट है ए, एक मेटल आयन है, मतलब उसके लिए बोला उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है x, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? -x। मतलब तुम्हें एक पता है, दूसरा अपने आप साइन चेंज करो, काम हो गया। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं ऑफ ईच अदर, ठीक। जैसे एग्जांपल देखो, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज x वोल्ट, तो रिडक्शन क्या होगा? -x। लो तुरंत आ गया जो मैंने बता नीचे था, ठीक। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रोड्स का, वो डिपेंड किस पे करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे और टेम्परेचर पे। अब वो टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है, इसके लिए हम अभी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, नर्स्ट इक्वेशन आगे हमें पढ़ना है, डोंट वरी, ठीक। मान लो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का तुमने कितना लिया? 1 मोल पर लीटर। अगर आप मान लो गैसेस थी तो एटमॉस्फेयर में लेंगे, ऑब्वियसली इतना समझते हो आप, है ना। मान लो गैसेस फॉर्म में थी तो 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, और रूम टेम्परेचर पे किया, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में 298 केल्विन, ये तो जानते ही हो, 273 प्लस
25 करोगे तो ये हो जाएगा। 1 मिनट, मेरे पीछे चला गया था ना। ओहो, चलो अब देखो आराम से, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ई, लेकिन ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका अपने आप मतलब समझ लो। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 मोलर। टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर, मतलब 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर अगर मैं गैसेस के टर्म में बात होगी तो प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। उसको हम क्या क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक। अब मैं आपको बताऊं, आप किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करके अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो ये पॉसिबल ही नहीं, आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। गैल्वेनिक में भी क्या हुआ, देखो दो हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमें पता चलेगा। उनके बीच का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि ये इतना डिफरेंस है। मतलब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ईएमएफ है, जैसे आप लाते हो बैटरी पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट्स, मतलब उसका ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट्स। तो वो आप इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब उसमें भी दो इलेक्ट्रोड, दो हाफ सेल हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रो ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टर्म में, वो हमेशा डिफरेंस से निकलता है। मतलब मुझे किसी एक का पता चलना हो तो नहीं पता चलेगा, हाँ उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वही ईएमएफ होगा, वो हमें पता चल जाएगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, केमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, जिसका पोटेंशियल क्या होता है? 0। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0। अब ये क्या करते हैं, मुझे जिसका भी निकालना है, जैसे मान लो मुझे जिंक का हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसको ये जोड़ देंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे, तो इसका तो 0 ही है। इसका तो 0 ही, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो एक्चुअली किसकी वजह से होगा? सब इसी की वजह से होगा। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एज अ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाए चाहे रिडक्शन, दोनों ही क्या होता है? 0। मतलब तुम इसको दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हो, किसी के साथ जोड़ के एज अ रिडक्शन भी यूज कर सकते हो, किसी के साथ जोड़ के एज अ ऑक्सीडेशन भी यूज कर सकते हो, इसका दोनों ही 0 है। तो सोच के देखो, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो इसी की वजह से आएगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी हमें पता है 0 है। तो ऐसे करके सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया और उसको एक टेबल में अरेंज कर दिया गया, सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को निकाला गया, क्योंकि आईयूपीएसी ने बोला कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो वो इस रिडक्शन पोटेंशियल को ही बोला उन्होंने, बेसिक यही यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। तो सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इन्होंने एक ऑर्डर वाइज बना दिया और लिख दिया। लिथियम से स्टार्ट किया, फ्लोरीन पे खत्म होता है, ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे खत्म हो जाता है। मैं आपको आगे बता दूंगा, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो जो बना उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पे ढेर सारे मेटल्स के जो इलेक्ट्रोड है उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी मेरे भाई, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो मैं बढ़ता हूँ। चूंकि सर आपने अभी एक वर्ड बोल दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये तो बता दो ये कैसे बनेगा। मैं बताता हूं, मैं टेंशन नहीं। ये देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया, उसको डिप किया 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। मतलब ये कहां से आया, मतलब इन्होंने 1 मोलर HCl ले लिया, ठीक है। टेम्परेचर 298 ऑब्वियसली स्टैंडर्ड है, और प्योर H2 गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहां से इंसर्ट कराया। देखो अब आप बोलोगे सर लेकिन गैस था, हाइड्रोजन गैस, इसीलिए तो अब गैस का इलेक्ट्रोड तो बनाएंगे नहीं, इसीलिए इन्होंने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया, ठीक है। इसीलिए इसको हम पता है क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं गैस आयन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। वैसे आप सोच के देखो, हर बार कोई सॉलिड इलेक्ट्रोड होता था ना, उसको डिप करते थे उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में, यहाँ पे हाइड्रोजन को डिप तो किया है 1 मोलर HCl में स्टैंडर्ड कंडीशन में, लेकिन चूंकि वो गैस था तो उसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने प्लैटिनम वायर यूज कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या यूज कर लिया, प्लैटिनम वायर, और यहां से 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन गैस को सट किया, ठीक है। और ये सोल्यूशन क्या भरा हुआ है, 1 मोलर HCl सोल्यूशन भरा हुआ है। हेलो, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर मान लो ये इलेक्ट्रोड, मान लो इफ इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, मान लो ये हाइड्रोजन को तुमने कहीं पे एनोड की तरह जोड़ा है, मतलब एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। तो पहले देखो ये H2 था, बाद में क्या हो गया H प्लस, ऑक्सीडेशन हुआ 0 से +1, बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिखा तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो तुम इसको ऑक्सीडेशन की तरह भी यूज कर सकते हो, प्यारे बच्चों रिडक्शन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। पहले H प्लस था, बाद में H2 हो गया, तो ऑब्वियसली रिडक्शन तो गेन करके हमने बैलेंस कर लिया। इसका मतलब चाहे ऑक्सीडेशन में लिखो चाहे रिडक्शन में लिखो, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आना हमेशा क्या है, 0।
क्या आना है प्यारे बच्चों? 0। ठीक है, क्लियर है ना? तो हम इसको एज अ रिडक्शन हाफ सेल या एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। बस इसी को क्या करना है हमें, इसी को हमें क्या करना है, इसी को दूसरे हाफ सेल के साथ यहां जोड़ दो, कंप्लीट हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका तो 0 है, अपने आप इसका पता चल जाएगा। ऐसे ही करके हर एक मेटल इलेक्ट्रोड्स का लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, दिमाग चल गया होगा ना? आसान है भाई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको पता चले कि ऑक्सीडेशन में लिखना तो ये रिएक्शन 0 से +2 हो गया, रिडक्शन में लिखना है तो ये रिएक्शन। बुक में आपको ऐसे मिले तो घबरा मत जाना कि सर ऐसे लिखा था मेरी बुक में तो 1/2H2 और वो कन्वर्ट हो गया था सर H+ में। ये तो बैलेंस करने के लिए लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, वो कैसे भी लिख ले, क्या फर्क पड़ता है, बैलेंसिंग तो आती है यार। पूरा देश संभालना है तुम लोग को आगे, इससे कैसे चलेगा बबुआ, ध्यान रखो। ठीक है, ठीक, हेलो। तो अब देखो वही जो बात मैंने बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, अननोन इलेक्ट्रोड्स का। तो सिंपल है ना, जिसका तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको किसके साथ कर दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दो। अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उन दोनों का डिफरेंस होगा, एक का 0 है तो दूसरा अपने आप निकल गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इससे भी बुलाते हैं सी। तो मैं थोड़ा नहीं क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया ना कैसे निकालेंगे? हाँ, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। तब अब देखो ये तुम्हारे साथ एक एग्जांपल रख दिया गया, जैसे मुझे मान लो कॉपर वाले का निकालना था, तो ये कॉपर था, उसको उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया, तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है। और रिप्रेजेंटेशन से ये भी क्लियर है कि इधर क्या है, कैथोड ही लिखते हैं, मतलब यहाँ हो रहा है रिडक्शन, मतलब यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया गया है एज अ ऑक्सीडेशन। तो देखो एनोड लिखा है तो ऑक्सीडेशन ही होगा। देखो H2 से कहाँ हो गया H+ ऑक्सीडेशन, कॉपर Cu+2 से हो गया है Cu, तो ये रिडक्शन है ना। कंप्लीट सेल रिएक्शन, दोनों को जोड़ दिया, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन। बच्चों वाला काम है ये तो। ठीक है, ऐसे करके हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब सर आप बार बार ईएमएफ 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 कर रहे हो, ये सर क्या है? आज आप कर रहे हो तो टेंशन नहीं ले रहे हो। ईएमएफ क्या है वो भी देख लो। ईएमएफ क्या है, हमने अभी नहीं बोला कि दोनों का डिफरेंस आएगा, वही ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। कब? जब हम अपने पूरे सेल से कोई करंट फ्लो ना करें, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, तो जो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। मतलब जो तुम पेंसिल बैटरी लाते हो जिसपे लिखा होता है 1.5 वोल्ट, वो उसका ईएमएफ है, वो उसका क्या है, ईएमएफ। ठीक है, मतलब उसपे जो भी दो हाफ सेल होंगे उनका जो डिफरेंस आया है वही वो उतना प्रोड्यूस कर रहा है, वही उनके बीच में केमिकल एनर्जी उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो ईएमएफ क्या हो गया, ईएमएफ क्या हो गया, डिफरेंस हो गया दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पे और टेम्परेचर पे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पे, है ना, टेम्परेचर पे। तो सेम उन दोनों का डिफरेंस भी तो इसी पे डिपेंड करेगा। तो अब चूंकि ई नॉट ऑफ द सेल समझ तो गए होंगे तुम, ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफरेंस होगा इसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। सर दोनों बार स्टैंडर्ड रिडक्शन लिखा ही है सर, अभी मैंने प्यारे बच्चों आपको बताई ये बात कि आईयूपीएससी ने बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई बोले मतलब वो क्लियर है, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही बोल रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, आईयूपीएससी ने बोला यही मानना है तुम्हें। तो अब तो मुझे तो लेना पड़ेगा दोनों ही इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो एक बार कैथोड वाले का लिया रिडक्शन पोटेंशियल, एक बार एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लिया, उन्हीं के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ई नॉट ऑफ द सेल। अब ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई नॉट ऑफ द सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ऐसे हम किसी सेल का ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का भी पता हो, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का भी पता हो, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, ये कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। तो सर इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन दिया हो तो हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले तो बताया था, अगर ऑक्सीडेशन दिया है रिवर्स कर दो रिडक्शन, तुम्हें अपने आप पता चल गया, है ना। ठीक है, सिंपल। ठीक, चलो आपने बोला सही है। और ये नर्स्ट इक्वेशन पे कैसे डिपेंड, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ईएमएफ, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी एक वर्ड यूज किया था, ये नर्स्ट इक्वेशन आपको बताएगा। देखो आ गई नर्स्ट इक्वेशन,
नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग फर्दर करने वाले हैं वीडियोज में। तो आप बस मन लगा के जमे रहे एकदम, कर देना भाई, और क्या। ठीक है, कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, बस आप पूछो, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। कैसे पूछना है ऑब्वियसली आपको पता है तरीके। ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है, आप बस डाउट भेजो, अपन है यहाँ। ना समझा पाए क्या पढ़ाने का फायदा फिर है। एक एक चीज मास्टर, तुमसे ज्यादा किसी को पता ही नहीं होगा केमिस्ट्री में यार। चूंकि चूंकि क्लासेस रिकॉर्डिंग बोर्ड लेवल पे हो रही, तो बोर्ड लेवल पे तुमको कुछ नहीं पता होगा। मिलेंगे हम कभी नीट और जेई लेवल की क्लासेस में, तो फिर उससे ज्यादा तुम्हें, तुमसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, फिलहाल जो टारगेट है वो ये है कि बोर्ड लेवल की पढ़ाई चल रही है, तो आप इतना भी पढ़ लो तो अच्छा खासा, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, है ना। जब बात केमिस्ट्री की होगी, तुम्ही लोग का नाम आएगा कि वाह, ये बच्चे हैं केमिस्ट्री में उस्ताद। ठीक है, चलो, तो मेरी नाक तेरे हाथ, ईमानदारी से पढ़ने का, समस्याओं जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमसे पूछने का। तो चलो, नस्ट इक्वेशन से रात हो गया, क्या करें। तो मैंने अभी बताया, नस्ट इक्वेशन किसके लिए, नस्ट इक्वेशन हमें रिलेट करता है किसको, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को। नस्ट इक्वेशन में हमें किसके बीच में रिलेशन मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर। ठीक है, अब वही कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, फिर से वही कहानी, 1 मोलर हो 298 केल्विन पे हो, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब तो सर एकदम पता चल गया, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहा है, इफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलर, मान लो 1 मोलर से डिफरेंट हो, टेम्परेचर 298 केल्विन पे ना हो, और तब भी तुम्हें इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना पड़े, तब कैसे निकालोगे भैया। तो ई भाई साहब की जरूरत पड़ेगी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट तुम्हें क्या लग रहा है, पेड़ का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने ये क्वेश्चन दिया उन्हीं का भोकाल है, नर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो अब देखो समझो, लिखते कैसे, लिखते कैसे, ये आया कहां से उस बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, ये आया कहां से उस बारे में तुम्हें नहीं सोचना है। बस ऐसा समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, एम एन प्लस से एम हो गया, मतलब देखो पहले प्लस था अभी जीरो, मतलब ये रिडक्शन की रिएक्शन लिखी हुई है। अब इतने समझदार तुम लोग हो ही गए, पहचान ले फटफट। अब इसके लिए मुझे नस्ट इक्वेशन लिखनी हो, है ना, तो हम कैसे लिखते हैं, तब हम लिखते हैं ई, नस्ट इक्वेशन ने क्या बोला कि ई किसका, सेल का, ऑब्वियसली। अब ये हाफ सेल होगा तो हाफ सेल ना, इस हाफ सेल के लिए ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल माइनस आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लोचा जो हुआ हो, एफ फैराडे कांस्टेंट 96500, एलन मतलब लॉग बेस टू ई, ऊपर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। प्यारे बच्चों ध्यान से, ये नस्ट इक्वेशन लिखने का तरीका है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन एम मेटल का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं, अपने डैनियल सेल में ही आते हैं ना, हमें तो पता ही है एनोड किसका था, जिंक वाले का, और कैथोड किसका था, कॉपर वाले का। उसी के लिए चलो नॉस्ट इक्वेशन लिखते हैं, दोनों हाफ सेल के लिए अलग अलग। ठीक है, चलो लिखते हैं, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ये वही सब बातें जो मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है, आपको पता ही है अगर कोई प्योर सॉलिड स्टेट में है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिखने पे आ जाऊं किसी इलेक्ट्रोड्स के लिए, तो ऐसे लिखूंगा, ई नॉट आर टी अपॉन एन एफ, एल एन मेटल वाला 1 हो गया, तो मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन जिंदा बचा। अब एक छोटी सी बात तुम्हें बता दूं, एल एन को अगर तुम लॉग बेस टू 10 में लिखना चाहते हो तो तुम्हें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब तुम चाह रहे हो एल एन को हटा दें, लॉग बेस टू 10 के टर्म में लिखें, तो तुम्हें 2.303 से मल्टीप्लाई करके तब तुम लॉग 10 लिख सकते हो। तो वही देखो इन्होंने यहाँ कर दिया, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस, देखो एल एन था, इसको इन्होंने लिखा लॉग, नॉर्मल लॉग मतलब लॉग बेस टू 10, और किससे मल्टीप्लाई किया, 2.303 से, आर टी था ही था, एन एफ था ही था, 1 अपॉन ये दिस। अब तुम्हें बार बार इतना ना लिखना पड़े, तो ये देखो सब कांस्टेंट है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 2.303 क्लियर है, आर फिक्स है, टेम्परेचर टेम्परेचर अगर मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड कंडीशन में बात हो रही तो वो भी फिक्स है। एन, भाई एन तो क्लियर है, तो निकाल ही लोगे किसके किसके लिए, तो एन रहने देते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। फेराडे 96500 क्लियर है, तो 2.303 आर टी अपॉन एफ, इसको जब सॉल्व कर दिया जाए, जो कि हर बार फिक्स ही रहेगा, तो ये आता है 0.0591, कितना आता है 0.0591। तो यही नॉट की क्वेश्चन तुम्हारी ऐसे हो गई, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन नीचे सिर्फ एन लॉग 1 अपॉन मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हेलो, ठीक है,
पक्का? मतलब आपको किसी के लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखनी हो तो बस यही तरीका है तुम्हारे पास बेस्ट, किसी भी हाफ सेल के लिए फटाक से लिख देना। तो चलो जो जो हम लोगों ने पढ़े उनके लिए यूज करते हैं, जैसे अपने डैनियल के दो हाफ सेल उनके लिए ट्राई मारते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा उसके लिए लिखने की कोशिश करते हैं, ट्राई मारेंगे तभी तो सीखेंगे चैंपियंस। ठीक है, अगर आपको कभी लगे कि मेरे मेरे पीछे कुछ पीपीटी छिप गई दिख नहीं रही है तो एक तो वीडियो आपके पास चल ही रहा है, मैं ऊपर करूंगा तब पॉज करके देख लेना एक बार, नहीं तो ये जितनी भी पीपीटी के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपके पीडीएफ सेक्शन में अपलोडेड है, आप वहां से आराम से भैया ले लो, साथ में मैं तो कह रहा हूँ नोट्स आपके साथ ही साथ में पढ़ते रहो वीडियो देख देख के आराम से। ठीक है, सबके साथ ऐसे ही है, जो जिसके जिस पीपीटी से हम लोगों ने पढ़ा वो पीडीएफ के फॉर्म में अपलोडेड है आपके लिए, तो डोंट वरी एकदम आराम से, और तब भी कुछ लोचा है मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है चलो बढ़ते हैं। अच्छा, तो चलो नेक्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिखते हैं, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मैं पूछूं कि भैया ये कौन सा किसकी तरह यूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फट बताओगे तू लोग यार, सर +1 था बाद में 0 हो गया, ओहो रिडक्शन सर, ये किसकी तरह यूज हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज हो रहा है सर, अब हम लोग उस्ताद हो गए हैं, कोई रोक नहीं पाएगा अपन लोग को। ठीक है चलो तो बढ़ाते हैं गेम को आगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल टू ई नॉट 0.0591, क्लियर है तुमको, याद साफ साफ दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का लोचा 1 का, तो n की वैल्यू 1 लॉग 1 अपॉन मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो जो मतलब जो भी आयन है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। ठीक है आसान है, और ई नॉट जो होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेल पोटेंशियल हाइड्रोजन का तो जीरो ही होता है ना, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, तो ये क्या हो गया जीरो, ई नॉट ऑफ द क्या हो गया जीरो, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया ई इक्वल टू, ये भाई सब जीरो होते सीधे हो गया -0.0591 लॉग 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और या इसी को मैं ऐसे भी कर सकते हैं ई इक्वल टू 0.0591, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि लॉग 1 अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग H प्लस आयन, नहीं तो नहीं, H प्लस ऊपर चला गया साइन चेंज हो गया माइनस लग गया और क्या, माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी कर देंगे ई इक्वल टू माइनस में 0.0591 पीएच, आपने पढ़ा है ना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये माइनस लॉग H प्लस की जगह ही तो मैंने लिख दिया पीएच, तो ये तुम्हें मिल गया। अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखूं किसके लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये सीधे सीधे आ गया, तो बस अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़ जाए किसी का पीएच वीएच पूछ ले तो देखो ये यहाँ पे लगा देना, वैसे भी नहीं मेरे ख्याल में मैं बैठाऊंगा, लेकिन तुम्हें बता आसान है, ये अपने जहन में अच्छे से बैठा लो। ठीक, अब नेक्स्ट इक्वेशन अपन लोग किसके लिए लिखने जा रहे हैं, डैनियल-सेल के लिए, अरे बाबा चलो लिखते हैं। देखो ये डैनियल-सेल की इक्वेशन है, पता ही है हम लोग को, अब तो इतना पढ़ चुके हैं कि अपने दिमाग में बैठ गए, तो एक बार चलो लिखते हैं जिंक वाले हाफ सेल के लिए, एक बार लिखते हैं कॉपर वाले के लिए। जिंक वाले के लिए क्या लिखूं, सीधे में आता हूं, ई जिंक ऑक्सीडेशन वाला है ना, तो देखो एनोड के लिए लिख रहा हूं, एनोड 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 एनोड, और तुम्हें लग रहा होगा सर एनोड है तो क्यों आप ऐसे लिख रहे हो, ऑक्सीडेशन लिखो ना Zn से Zn+2, नहीं रे बाबा, क्यों, आईयूपीएस ने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिडक्शन के फॉर्म में, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn+2 से Zn, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर Zn+2 से Zn, रिडक्शन के फॉर्म में, फेस ऑफ नोटन की हटाता हूं, आपको पता ही लिख सकते थे इसकी जगह 0.05, ये चलो ऐसा लिखता हूं, RT अपॉन NF ln 1 अपॉन मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये जिंक वाले के लिए लिख दिया और ये कॉपर वाले के लिए लिख दिया, और अभी ऊपर पढ़ा कि एमएफ कैसे निकालते हैं, ई सेल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, रिडक्शन हाफ सेल का, फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, मतलब मैं ऊपर करती हूँ, गुस्सा मत गुस्सा मत गुस्सा मत, मतलब ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड मतलब कॉपर वाली बात, एनोड मतलब ये वाली बात, ई सी यू प्लस टू सी यू ये इतना हुआ, Zn वाले के ये इतना हुआ, जो ऊपर लिखा था वही मैंने लिख दिया। अब इनको एक साथ ले आते हैं, इनको माइनस इनको एक साथ, और इनको एक साथ ले आते हैं, देखो नीचे एक साथ में कर रहा हूँ, खटाक से समझ जाओगे तुम, टेंशन मतलब, ये देखो क्लियरली, ये देखो उन दोनों को माइनस किया तो इन दोनों को एक साथ ले आए, और इन दोनों को एक साथ ले आए, इनको एक साथ क्या बोलते हैं ध्यान से देखो, ये देखो ना, ये कैथोड है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड मतलब ई नॉट ऑफ द सेल, तो इसकी जगह हमने देखो लिख दिया ई नॉट ऑफ द सेल, अभी तो पढ़ा ई कैथोड माइनस ई एनोड,
या स्टैंडर्ड वाला कंडीशन में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नॉट मतलब ई नॉट ऑफ द सेल लिख दिया। अब इन दोनों को एक साथ ले आए, इन दोनों को एक साथ ले आए तो माइनस आर टी अपॉन एन एफ कॉमन, माइनस आर टी अपॉन एन एफ को क्या कर दिया कॉमन, तो हमें मिला क्या, हमें मिला एल एन माइनस आर टी अपॉन इसको कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, ये बचा क्या यहां से, हमें मिला एल एन ये जेड एन वाला और सी यू वाला, और लॉग में तो हमें जानते ही हो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, लॉग ए माइनस बी मतलब लॉग ए अपॉन बी, है ना, लॉग ए अपॉन बी, तो ये अपॉन ये करूंगा तो जेड अपने आप ऊपर चला गया और सी यू अपने आप नीचे चला आया, तो देखो तुम्हारे सामने एक साथ मैंने लिख दिया एल एन जेड एन प्लस टू आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, सी यू प्लस टू आयन का कॉन्सेंट्रेशन नीचे, इन भाई साहब के साथ एक साथ लिख सकते हैं 0.0591, एन की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिख रही है, सी यू प्लस टू से सी यू में भी 2 इलेक्ट्रॉन का लोचा, सी यू प्लस जिंक वाले में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का लोचा, तो एन की वैल्यू 2 लॉग ऊपर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन नीचे कॉपर। अगर तुम्हें लगता है कि सर हर बार इतना करना पड़ेगा क्या हमें लिखने के लिए किसी के लिए नस्ट इक्वेशन, तो नहीं, सोच के देखो ऊपर तुमने लिखा है ऑक्सीडेशन वाला, भाई तुम्हारे नस्ट इक्वेशन में ऊपर ये Zn प्लस टू, सोच के देखो डेंगल में जिंक का ही तो ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर का क्या हुआ था रिडक्शन, तो ऊपर ऑक्सीडेशन वाले जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन और नीचे जो रिडक्शन वाला आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। तुम किसी ये नस्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए तो हमने लिखा, अभी पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपने लिख दिया, डैनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन ये बन गई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि मेरे डैनियल में एन का लोचा 2 ही है, लॉग ऊपर ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेंट्रेशन नीचे रिडक्शन। अब हमें तो याद ही हो चुका है, इतना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें तो याद ही है कि जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन, तो ऊपर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन नीचे कॉपर आयन का। अब नीचे जो ये लिखा है तो कोई भी पद मतलब एक मिनट बता दो, देखो सी यू प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ई, अरे सर वो ये अपॉन में है मतलब इनवर्सली है, तो ये क्या होगा सी यू प्लस टू का, ध्यान से देखो सी यू प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ई सेल क्या होगा, लॉग के फॉर्म में लिखा है, लॉग के फॉर्म में लिखा है, अरे सी यू प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा मतलब ये वैल्यू पूरी क्या हुई, ये वैल्यू पूरी क्या हुई, ये इससे माइनस हो रही ना, ये वैल्यू पूरी कम हुई मतलब इससे कम माइनस हुआ, तो ये ऑब्वियसली ये बढ़ रहा है, लेकिन अगर Zn वाले का बढ़ा तो ये पूरी वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू इससे माइनस होगी तो ये वैल्यू कम आएगी ना, तो वही लिखा है सी यू प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ई सेल बढ़ेगा, Zn प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तब भी ई सेल बढ़ेगा, नहीं समझ पाए, नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मत मत सोचो मत सोचो, समझ लो कि इस तरह बोला ही नहीं, ये हमें नहीं पता सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, सब सब समझाते हैं, टेंशन क्या ले रहे हो, ठीक है दूसरे तरीके से समझाएंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो। अब कह रहे थे एक एग्जांपल दिया जैसे निकल और सिल्वर वाला, तो मैंने आपको बता दिया, इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखना हो तो फिर से भाई ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन यहाँ क्या है 2, भाई एन आई से एन आई प्लस 2, तुम्हें लग रहा होगा सर यहाँ बैलेंस कर लो ना यार, यहाँ 2Ag प्लस लिख देना बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को, भाई जितना लूज उतना ही गेन करना है तुम्हें, है ना, या जितना गेन उतना ही लूज मतलब बराबर ही करना है मुझे, तो 2 बाकी ऊपर ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन हुआ देखो एनआई और एजी में किसका ऑक्सीडेशन, इधर तो ऑक्सीडेशन वाला ही लिखते हैं और इधर रिडक्शन वाला ही, तो हमें पता ही है तरीका ही है रिप्रेजेंट करने का, तो मतलब एनआई का ऑक्सीडेशन तो ऊपर लिखा है, सिल्वर का रिडक्शन नीचे लिखा है, ठीक। तुम्हें लगा होगा सर ये स्क्वायर क्यों लिखा, ये देखो मैंने बैलेंस करने के लिए 2 लिखा, और आपको अच्छे से पता है कि जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे चला गया, ठीक है क्लियर, फिर से देख लो एक तो, फिर से देख लो काहे टेंशन ले रहे हो, ये देखो कि सर एक जनरल इक्वेशन को लिखिए ए बी, ये आयन इलेक्ट्रॉन का लोचा, ये एक्स है ये वाई है, इसके लिए लिखना तो क्या लिखूं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन या 0.0591 अपॉन एन लॉग, वो भी लिख सकते हो सिखाई दिया है, ऊपर ऊपर ऑक्सीडेशन वाला मतलब ऐसे समझो ना, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, तो ऊपर देखो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट पावर में, नीचे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट पावर में। अगर दिमाग में थोड़ा भी डाउट है सर अभी तक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन था प्रोडक्ट कैसे आ गया, तो एक ही बात है, देखो तुम्हारी रिएक्शन में देख लो, तुम ही देख लो ना, अच्छा ये देखो ये तुम्हारी रिएक्शन है, ऊपर तुमने क्या लिखा था Zn प्लस टू, नीचे क्या लिखा था Cu प्लस टू, तो Zn प्लस टू क्या है प्रोडक्ट ही तो है, और ये तो कॉपर है प्योर सॉलिड स्टाफ 1 ही होगा वैसे भी, तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट
बच्चे तू लोग टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, चलो क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक। अब कह रहा है सर ठीक है हम लोग लिखना सीख गए, ठीक है, और अभी आपने सिखाया, हम लोग वैसे भी प्रैक्टिस करेंगे इन्हें तो और सीख जाएंगे। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन लास्ट इक्वेशन से कैसे आया, तो याद करो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे किसी रिएक्शन के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ऐसे लिखते थे कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी कोफिशिएंट होता था वो पावर में चला जाता था, ऐसे ही तो लिखते थे। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिख सकता हूँ मैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि रिलेशन पे आ जाऊँ तो मैं बना सकता हूँ रिलेशन कि सर ई इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, सर ये के लिख देना सर, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी भी लिख सकते हैं सर। अगर कोई इक्वेशन के लिए हमें लिखना हो तो ये के सी तो हुआ एक तरीके से, देखो ध्यान से, तो लिख देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, ठीक। अब कुछ बातें वही जो ऊपर से पढ़ा था वही वाली फिर से एक बार एज अ रिवीजन समझ लो। मान लो तुम्हारे पास ये सेल है, कौन सा है, गैल्वेनिक वाला, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, याद करो अभी सब स्टार्टिंग में बताया था, एनोड लूज कर रहा है, कैथोड गेन, मतलब यहाँ एनोड से जाएगा कैथोड की तरफ, मतलब जिंक से कॉपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जिंक से कॉपर, ठीक है। तो कुछ और प्रोसेस भी होंगी इंटरनल सर्किट में, वो भी देख लो। Zn from zinc rod passes into solution, हाँ पता है सर। कॉपर 2 आयन कॉपर बन के डिपॉजिट होगा, सर ये भी पता है सर। सल्फेट आयन फ्रॉम द CuSO4 फ्लो टू जिंक सल्फेट सोल्यूशन थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, ये भी तो समझो। जो सल्फेट आयन है कॉपर सल्फेट का वो फ्लो हो जाएगा, कहाँ आएगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuSO4 डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इंक्रीजेस, सही है, ठीक। एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन चेंज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आल्सो चेंज। अब ये हमने बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे, तो अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुए तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या चेंज होगा ही होगा। तो उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड्स का हो जाएंगे इक्वल, मतलब आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में, है ना। और उस समय ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम में ई सेल क्या हो जाएगा, शून्य, जीरो, ठीक, क्लियर। चलो शाबाश, एक लाइन में समझो ना, इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो, बात खत्म, इतना क्या है फबड़ा करते तुम लोग, भाई हमें तो पता ही है ना, ये ऑक्सीडेशन आपसे ले रिडक्शन आपसे ले, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए केसी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यही तो लिखूंगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सॉलिड A1, ये इधर सॉलिड A1, तो ऊपर क्या होगा Zn, ये नीचे Cu, और ईएमएफ मैंने बता ही दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो, तो यही फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान से देखो भाई, ये जीरो हो गया तो ये उधर चला गया, या इसी को उधर लेके चले जाओ, तो ई नॉट ऑफ द सेल किसके इक्वल हो गया, 2.303 RT अपॉन एन दो ही है, कब से हम लोग कर रहे हैं लॉग, ऊपर जिंक का नीचे कॉपर का, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, भाई ये केसी था तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना केसी, तो बस वही वो कहना चाह रहा है कि हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू इतना लॉग केसी, या इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.0591, तो ये रिलेशन हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। ये अभी पहले भी मैं बता चुका था आपको कि उसकी जगह तुम केसी लिख देना, खत्म, वही बातें हैं प्यारे बच्चों, तो तुम्हें पहले से पता थी, ठीक है। ये भी दिमाग में भर लो, ये डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो कितना होता है 1.1 वोल्ट, कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। फिर कुछ न्यूमेरिकल से, ठीक है, ये हम लोग वैसे भी बाद में करेंगे, या चलो एक छोटा सा ही बता देता हूं, देखो कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक। इन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का दिया है, इन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का दिया है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकल जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ से देख के पता चल रहा है कौन कैथोड की तरह काम कर रहा है कौन एनोड की तरह, देखो Cu से Cu+2 हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोड है, ये प्लस से ये देखो जीरो हो गया, मतलब यही कैथोड है, तो पहले सिल्वर का डाटा लिखा गया, फिर कॉपर वाले का डाटा लिख दिया गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड आ गया ये, लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो केसी चाहिए, तो फॉर्मूला लगा दिया फटाक से, ई नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू यही वाला जो ऊपर आया था, ये भी पता है, ये भी पता है, एन भी पता है, केसी निकाल लेना, कौन सा बड़ा काम है, ठीक है। हमारे दिमाग में आया होगा लेकिन सर हमें एंटी लॉग लेना नहीं आता सर, तब क्या करें, हाँ,
ये बात तो है कि तुम्हें एंटी लॉग लेना नहीं आता। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि सर एक छोटा सा एंटी लॉग के लिए भी सिखा दो, लॉग और एंटी लॉग। चलो अच्छा, तुम्हें एंटी लॉग और लॉग के लिए भी इतना प्यारा मेथड है भाई, विदाउट कैलकुलेटर। दो चार प्रैक्टिस करने में तुम ऐसे हवा में बता दोगे, हवा में से फटफट आंसर। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। मतलब तुम ऐसे समझो 1 से लेकर 10 तक के लॉग अगर याद है तुम्हें, उसमें 1 और 10 तो जानते ही हो सब लोग, है ना। बस तो समझ लो कि लॉग एंटी लॉग तो ऐसे हवा की तरह, हवा। चलो मैं एकदम श्योर तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। फिलहाल यहाँ तक तो ऐसे भी पहुंच गए कि के सी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस। अब ये कैसे निकालते हैं मैं एकदम गारंटी बताऊंगा, मुझे बस याद दिला देना अगर मैं भूल गया तो, ठीक है। तो निकाल लोगे। मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना था वो मैं तुम्हें सिखा रहा था, ठीक है। ये पीडीएफ में भी पढ़ा है, तुम्हारा मन होगा देखने का तो वैसे भी देख लेना, वैसे भी हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे ही करेंगे। अब कह रहे हैं सर ये ईएमएफ और गिव्स एनर्जी के बीच में भी रिलेशन जानना है हमें, ठीक है। डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे मैं तुम्हें फॉर्मूले पे पहुंचा देता हूं, सीधे फॉर्मूला दिमाग में भर लो, बात खत्म। क्या रिलेशन है? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। सीधे जान लो, ये तुम्हें कहां से आया मत सोचो इस बारे में, है ना। ये तुम्हें जरूरत भी नहीं है जानने की, ठीक है। ये क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी। मैं हो यार, ये तो पता ही होगा तुम लोग को, शाबाश, है ना। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी किसके इक्वल है? -2.303 आर टी लॉग के सी। जैसे अभी ऊपर पढ़ा था रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, अभी पढ़ाई का रिलेशन ना, अभी जस्ट पढ़ के आए हो, तो वैसे ये भी याद करना है तुम्हें कि गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशन है, और और गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में ये। तो बस अपनी कॉपी में 2-3 फॉर्मूले लिखने हैं। वैसे भी न्यूमेरिकल करोगे तो अपडेट ही हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें याद रहे तो टू गुड, ठीक। ये है प्यारे बच्चों पूरी कहानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक। अब एक छोटा सा हिस्सा बचा है बैटरी, कुछ बैटरीज हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप की। हमें उन बैटरीज के क्या पढ़ने हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एट कैथोड एट एनोड, बस। अब बस इतना ही है। तो मैं आपको ये बहुत मेहनत नहीं करना, मैं एक छोटी सी टेबल आपके लिए बनाता हूँ, उस टेबल में सब कुछ लिखा होगा कि ये बैटरी का नाम, इलेक्ट्रोलिटिकल रिएक्शन, एट कैथोड पे क्या रिएक्शन, एट एनोड पे क्या रिएक्शन है। जहां भी लिख के, जहां भी आप बैठ के पढ़ते होंगे, टेबल के सामने चिपका लेना, बस उसको देखते रहो, अपने आप याद, ठीक है। अब भाई उसको तो थोड़ी मेहनत करके याद करना पड़ेगा, एट कैथोड एट एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें लर्न हो जाए, बट थोड़ी मेहनत कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक, तो एक छोटी सी टेबल है, अगली अगली वीडियो में आपको मिलेगी, बैटरीज अपने आप कंफर्म हो जाएंगी। फिर मैं 3 वीडियोस बनाता हूं, एक में कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फैराडे एंड कंडक्टेंस से रिलेटेड। दूसरे में क्या होंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड होंगे, और एक और बना दूंगा, थोड़ा ये टॉपिक बड़ा है तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन वही लूंगा जो आपकी बुक में हो, क्वेश्चन वही उठाऊंगा जो प्रोबेबल टाइप के हैं, जिससे पूछे जा चुके हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो पॉज पॉज करके नोट्स के साथ बनाते हुए, या ये पीपीटी फोल्डर में, पीडीएफ फोल्डर में अपलोडेड होगा ये पीपीटी, वहां से अपने पास रख के तब आराम से पढ़िए। और डेसिमल में भी लोचा हो, प्रॉब्लम हो, बेहिचक क्वेश्चन आप पूछिए, नीचे कमेंट में डालिए, तो मैं आपको बता दूंगा, या मेरे से कैसे बात हो सकती है, या आपको ऐप के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी। आप मतलब एट एनी हाउ मैं आपके साथ तैयार हूं, बस तुम लड़ो, थोड़ा मेहनत करो, मैं हूं यार। तुम तुम थोड़ा उठो तो मैं दौड़ना सिखा दूंगा, तुम दौड़ो उड़ना सिखा दूंगा। साथ उड़ते हैं यार, साथ जीतते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं। ओहो, शाबाश चैंपियंस। तो मेरी तरफ से आपको एज यूजुअल, मेरी तरफ से हर बार की तरह क्या है? जय श्री राधे, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर प्यारे बच्चों, टेक केयर।